जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो सोजलू में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास। जो भी छात्र बीए द्वितीय वर्ष में हैं यानी बीए सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को कंप्लीट देखें। दोस्तों, ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है यानी सेकेंड पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेकेंड पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है और फर्स्ट पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अनुपम संग्रह, जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। ये हमारा दूसरा पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने ऑलरेडी पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं यानी पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी हमारे अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सभी वीडियो का पीडीएफ एक साथ आपको मिल जाएगा। इस पार्ट में हम चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। 50 तक हमने पहले पार्ट में करा दिया था और इसमें चलेंगे 51 नंबर से। ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था सामंतवादी प्रतिष्ठा के दिन समाप्त हो गए हैं और व्यवहारिक युग का प्रारंभ हो गया है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी मेटरनिक और ऑप्शन डी है मार्स। बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिक, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था कि सामंतवादी प्रतिष्ठा के दिन समाप्त हो गए हैं और व्यवहारिक युग का प्रारंभ हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। ओके, तो सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम मेटरनिक के विषय में कुछ जान लेते हैं। देखिए, मेटरनिक जो था वो 19वीं सदी का एक काफ़ी प्रख्यात राजनीतिज्ञ था। ओके, इसने स्पेन में 33 वर्षों तक शासन किया था। चांसलर था। चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बोला जाता है उसे पहले चांसलर बोला जाता था। ओके, ये स्पेन में 33 वर्षों तक चांसलर था, प्रधानमंत्री था। स्पेन आपने नाम सुना ही होगा, यूरोप का एक देश है जिसमें स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, मुद्रा यूरो और भाषा स्पेनिश बोली जाती है। ओके, 1815 से 1848 तक के समय सीमा को मेटरनिक का युग कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 52, जौरिन संघ की स्थापना कहाँ हुई? ओके, जौरिन संघ की स्थापना कहाँ हुई ये बताना है। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस। देखिए, जौरिन को कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जोल वेरिन। ओके, क्या देखने को मिलेगा? जोल वेरिन। तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइए, दोनों सेम ही है। ओके, तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताना है आप सभी को। कमेंट में जो भी आपको ऑप्शन आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। ओके, देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जौरिन संघ की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी। तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53, कार्लसबर्ग घोषणा में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताना है। कार्लसबर्ग घोषणा में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हिटलर, चर्चिल, मेटरनिक, स्टालिन। 4 ऑप्शन है, बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिक। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्लसबर्ग घोषणा में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेटरनिक। देखिए, ये घोषणा जो हुई थी उस समय की 19वीं सदी की। तो ये घोषणा एक प्रकार की मांग थी। इसमें 2 राज्यों के बीच समानता, शासन और कानूनी मान्यताओं की मांग थी। ओके, तो याद रखना सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 54, प्रसा की संसद को क्या कहते थे? बताना है। 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रसा क्या है। ओके, देखिए प्रसा क्या है, ये एक उत्तरी यूरोप का एक जर्मन ऐतिहासिक राज्य है। ओके, उत्तरी यूरोप का एक जर्मन ऐतिहासिक राज्य है। इसे आपको प्रसा
प्रासिया, प्रूसिया आदि के नामों से देखने को मिलेगा। ओके, इसकी राजधानी पहले थी सन 1525 से 1701 तक इसकी राजधानी थी कोनिग्सबर्ग, लेकिन ये 1701 से 1947 तक बर्लिन हो गई बाद में। ओके, तो आपने बर्लिन नाम सुना ही होगा, प्रशा की राजधानी ही है। कहीं कहीं आपको प्रेसिया, प्रूसिया भी देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है, तो ये भी याद रखना। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, काउंसिल या परिषद, असेंबली, डायट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि परिषद की संसद को क्या कहते थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, काउंसिल या परिषद। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, आपके एग्जाम में कई वर्षों से ये लगातार पूछा जा रहा है। तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55। जर्मनी में 1819 की कार्लसबर्ग घोषणा किससे संबंधित थी? बताना है, जर्मनी में 1819 की कार्लसबर्ग घोषणा किससे संबंधित थी? देखिए, कार्लसबर्ग कहीं कहीं आपको कार्लसबैड भी देखने को मिलेगा, ये दोनों सेम ही हैं। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, विश्वविद्यालय छात्र, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जैसा कि हम पहले भी बता दिए हैं कि कार्लसबैड जो है एक प्रकार की क्या है, बैठक है, मांग है। ओके, एक बैठक हुई थी, उसमें मांगा गया था कि यहाँ प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था समान हो, इसकी मांग हुई थी। ओके, तो ये 4 ऑप्शन जो है, विश्वविद्यालय छात्र, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री, इनमें से कोई नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी छात्र। देखेंगे अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न संख्या 56। उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जिसने ओमन राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी एक राज्य के हस्तक्षेप को सही सिद्ध किया। 4 ऑप्शन हैं, स्टेटस क्यो का प्रोटोकॉल, एकीकरण का प्रोटोकॉल, रूपांतरण का प्रोटोकॉल, टोपार का प्रोटोकॉल। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टेटस क्यो का प्रोटोकॉल। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। 1833 में शिक्षा से संबंधित नियम के निर्देशन में पारित हुआ। बताना है किसके निर्देशन में पारित हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1833 में शिक्षा से संबंधित नियम किसके निर्देशन में पारित हुआ। तो 4 ऑप्शन हैं, गैरिबाल्डी, मेटरनिख, गिजोट, गेजेंट। तो 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटरनिख, कहीं कहीं मेटरनिख दिया होगा, कहीं कहीं मेटरनिख। तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। इब्राहिम पाशा कौन था? बताना है इब्राहिम पाशा कौन था? तुर्की का राष्ट्रपति, मिस्र का राष्ट्रपति, मेहमत अली का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहमत अली का पुत्र, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इब्राहिम पाशा कौन था? मेहमत अली का पुत्र। याद रखेंगे, मेहमत अली मिस्र का सूबेदार था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और इब्राहिम पाशा को फ्रैंक के नाम से भी जाना जाता था। ओके, तो ये भी ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59। इब्राहिम पाशा किसका पुत्र था? ये बताना है, इब्राहिम पाशा किसका पुत्र था? अभी हमने बताया 4 ऑप्शन है, सुल्तान महमूद प्रथम, सुल्तान महमूद प्रथम 2 बार लिख गया है, मेहमत अली, रहमत अली। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेहमत अली, यानी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। इब्राहिम पाशा किसका पुत्र था? मेहमत अली का। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। बताना है बेल्जियम स्वतंत्र हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकेंड पेपर में पूरा का पूरा यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे। ओके, तो बेल्जियम क्या है? उत्तर पश्चिम यूरोप का एक देश है। आपने बेल्जियम का नाम सुना ही होगा। इसकी राजधानी है ब्रसेल्स, कहीं कहीं ब्रुसेल्स भी लिखा होता है। यहाँ डच भाषा बोली जाती है, फ्रांसीसी बोली जाती है और जर्मन भी बोली जाती है। ओके, यहाँ मुद्रा चलता है यूरो, तो ये भी याद रखना। तो बताना है कि बेल्जियम स्वतंत्र कब हुआ, ये बताना है
चार ऑप्शन हैं 1815, 1831, 1830 और 1850। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 1830। बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ? 1830। हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1815 से 1850 तक यूरोप के बीच में कई आंदोलन हुए, जिसमें आंदोलन में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिवर्तन भी हुए, व्यापक स्तर पर हुए। ओके, तो उसी में सन 1830 ईस्वी में बेल्जियम को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 61। बेल्जियम की स्वतंत्रता का समर्थक था, बताना है। कौन सा देश बेल्जियम की स्वतंत्रता का समर्थक था? ब्रिटेन, यूनान, रूस, फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक वर्ष ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस, यानी डी ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा। ओके, फ्रांस आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेल्जियम की स्वतंत्रता का समर्थक था कौन देश? फ्रांस। ओके, और बेल्जियम को स्वतंत्रता कब मिली थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 अक्टूबर 1830। याद रखना कब मिली थी? 4 अक्टूबर 1830। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 62। नवंबर 1830 में लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किस देश की स्वतंत्रता स्वीकार की गई? बताना है। सभी को आ रहा होगा, हम 2 बार बता चुके हैं। यूनान, बेल्जियम, ब्रिटेन, जर्मनी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बेल्जियम। अक्टूबर 1830 को लंदन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बेल्जियम को स्वतंत्रता मिली। याद रखेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 63। किस वर्ष मजदूर नेताओं ने ब्रिटिश संसद के समक्ष अपनी मांगें चार्टर के रूप में प्रस्तुत की? बताना है। उस सन को बताना है जिस सन में मजदूर नेताओं ने ब्रिटिश संसद के समक्ष अपनी मांगें चार्टर के रूप में प्रस्तुत की। 1815, 1820, 1825, 1838। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट 1838। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सन 1838 ईस्वी में मजदूर नेताओं ने ब्रिटिश संसद के समक्ष अपनी मांगें चार्टर के रूप में प्रस्तुत की। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस आंदोलन को एक आंदोलन हुआ था जिसे चर्चिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है। ओके, सन 1838 ईस्वी में जब मेलबोर्न मंत्रिमंडल सत्ता में था, तब मजदूर नेताओं ने अपनी मांगें संसद के समक्ष एक चार्टर के रूप में प्रस्तुत की, इसलिए इस आंदोलन का नाम चर्चिस्ट आंदोलन भी रखा गया है। ओके, इसे चर्चिस्ट आंदोलन भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ, तो ये भी याद रखना 1838। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 64। प्रसिद्ध मजदूर नेता थॉमस आटवुड का क्षेत्र था, बताना है। प्रसिद्ध मजदूर नेता थॉमस आटवुड का क्षेत्र था लिवरपूल, बर्मिंघम, उत्तरी इंग्लैंड, लंदन। राइट ऑप्शन हो जाएगा लंदन। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो थॉमस आटवुड था एक प्रसिद्ध मजदूर नेता था, वो कहाँ से बिलोंग करता था? लंदन। ओके, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65। 1834 ईस्वी में ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी, बताना है। किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, रॉबर्ट ओवेन, फिएगर्स ओकोनर, थॉमस आटड, विलियम लोबेट। तो 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन। ओके, तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1834 ईस्वी में ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना रॉबर्ट ओवेन ने की थी। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। जानकारी के लिए हम बता दें कि फरवरी 1834 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेडर्स यूनियन की स्थापना की गई और उस समय का सबसे प्रभावशाली श्रमिक संगठन ऑपरेटिव बिल्डर्स था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 66, चर्चिस्ट आंदोलन संबंधित था, बताना है किस देश से संबंधित था। जैसा कि हमने भी पिछले वाले क्वेश्चन में चर्चिस्ट आंदोलन के विषय में जिक्र किया था, तो बताना है ये चर्चिस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित था। 4 ऑप्शन है, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन नाम आपने सुना ही होगा। ब्रिटेन की राजधानी है यूनाइटेड किंगडम और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लंदन। चर्चिस्ट आंदोलन के विषय में फिर हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 1838 ईस्वी में जब मेलबोर्न मंत्रिमंडल सत्ता में था, तब मजदूर नेताओं ने अपनी मांगें संसद के समक्ष एक चार्टर के रूप में प्रस्तुत की थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम चर्चिस्ट आंदोलन पड़ा। ओके, चार्टर के पक्षधर जो थे वो चर्चिस्ट कहलाए। ओके, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67, किस शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय का मतलब क्या हुआ, उदय हुआ। ओके, तो किस शताब्दी यानी किस सन में राष्ट्रीय राज्यों ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन का उदय हुआ। 4 ऑप्शन है, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 15वीं। याद रखेंगे, बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 68, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जानेंगे औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, फिर जानते हैं कहाँ हुई। देखिए 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के आसपास कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया। उसी को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। ओके, उसी को औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। इसकी शुरुआत कहाँ हुई ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इटली, जर्मनी, एशिया, इंग्लैंड। यानी 4 ऑप्शन है, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 69, यूरोपीय इतिहास में किस युद्ध को इतिहासकार काल विभाजक का दर्जा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय इतिहास में किस युद्ध को इतिहासकार काल विभाजक का दर्जा देते हैं। 4 ऑप्शन है, नेवेरिनो का समुद्र युद्ध, यूनान का स्वतंत्रता युद्ध, सेंडोवा युद्ध और क्रीमिया युद्ध। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रीमिया युद्ध। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि क्रीमिया युद्ध जो है वो 5 अक्टूबर 1853 को हुआ था। एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की था और दूसरी तरफ हुआ था रूस से। ओके, इन देशों के बीच आपस में झगड़ा चल रहा था। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसी कारण के कारण नहीं हुआ। इसको इतिहास में, क्रीमिया के युद्ध को इतिहास में सबसे मूर्खतापूर्ण युद्ध माना गया है। ओके, सबसे मूर्खतापूर्ण इसलिए माना गया है कि बिना रीजन की लड़ाई हो गई। जैसे टोला पड़ोस में नहीं होता कि बिना रीजन का छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, उसी तरह ये छोटी छोटी धार्मिक के कारण झगड़ा हो गया इन देशों के बीच। तो इसे मूर्खतापूर्ण युद्ध भी बोला जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 70, प्रथम बाल्कन युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। प्रथम बाल्कन युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लंदन, पेरिस, वियना, सिसिली। तो 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लंदन। ओके, प्रथम बाल्कन युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, लंदन के। याद रखेंगे इसमें 2 युद्ध हुआ था, प्रथम बाल्कन युद्ध और द्वितीय बाल्कन युद्ध। प्रथम जो हुआ था वो 8 अक्टूबर 1912 को हुआ था और दूसरा जो हुआ था 10 अगस्त 1913 को हुआ था। ओके, तो किस संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हो गया था, तो लंदन संधि के द्वारा। याद रखेंगे ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 71, शब्द एब्सोल्यूटिस्ट संबंधित है। ये बताना है कि शब्द जो है लिखा हुआ है इंग्लिश में, एब्सोल्यूटिस्ट किससे संबंधित है। राजतंत्रीय सरकार से, सामान्य सिद्धांत से, दूरदृष्टि से, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजतंत्रीय सरकार से। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एब्सोल्यूटिस्ट किससे संबंधित है, राजतंत्रीय सरकार से।
तो ए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 72, रूढ़िवादी दल की स्थापना कब हुई? बताना है रूढ़िवादी दल की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है 1830, 1820, 1815, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1830। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए हम बता दें कि रूढ़िवादी दल को कंजर्वेटिव पार्टी भी बोला जाता है। यूनाइटेड किंगडम का सबसे पुराना राजनीतिक दल है रूढ़िवादी दल, तो ये भी याद रखना है। और इस पार्टी के संस्थापक थे रॉबर्ट पीटा। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न। जो भी छात्र अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है, उदार राष्ट्रवादियों द्वारा किस प्रमुख मुद्दे का विरोध किया गया? बताना है उदार राष्ट्रवादियों द्वारा किस प्रमुख मुद्दे का विरोध किया गया। 4 ऑप्शन है, प्रेस पर नियंत्रण के लिए अवरोधन नियम, चर्च का संरक्षण, आधुनिक फौज और सुदृढ़ नौकरशाही। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेस पर नियंत्रण के लिए अवरोधन। ओके, प्रेस पर नियंत्रण के लिए अवरोधन नियम, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए हम बता दें कि चार्ल्स का प्रधानमंत्री था, सन 1830 ईस्वी की बात है। चार्ल्स का प्रधानमंत्री था पॉलीगेनेक। ओके, इसी ने सेंट क्लूद नामक स्थान से 4 अध्यादेश जारी किए थे, जिनमें से एक था प्रेस पर नियंत्रण, यानी पूरी तरह से इसको अपने कब्जे में कर लिया था, इसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। ओके, तो इसी मुद्दे को लेकर उदार राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। ओके, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 74, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ये बताना है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रिटेन। तो सी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ब्रिटेन। याद रखेंगे। वैसे तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड ऑप्शन में है नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 75, थ्रू, ये थ्रू नहीं है, थ्रू है। ओके, क्या है? थ्रू। थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, स्टेनले, लियोपोल्ड द्वितीय, ग्रांट एवं टेम्परले हेज। ओके, तो बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेनले। ओके, थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले। इनका पूरा नाम है हेनरी मार्टिन स्टेनले। ओके, ये खोजकर्ता भी थे, पत्रकार भी थे, सैनिक भी थे, लेखक भी थे, एक तरह से ये सब कुछ थे, राजनीतिज्ञ भी थे। ओके, नील नदी की खोज का स्रोत इन्होंने ही खोजा था, तो याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 76, यूरोपीय के इतिहास में फ्रांस में इस वर्ष क्रांति नहीं हुई। ये बताना है कि यूरोप के इतिहास में किस वर्ष क्रांति नहीं हुई। ये बताना है 1830 ईस्वी, 1848, 1850, 1789। 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1850। 1850 ईस्वी में कोई भी क्रांति नहीं हुई। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1850। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 77, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 4 ऑप्शन है, 1730, 1830, 1901, 1943। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 1830, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए गलती से आप एग्जाम में 1730 लगा के नहीं चले आना। राइट ऑप्शन है 1830। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1830। जानकारी के लिए हम बता दें कि 26 जुलाई 1830 को फ्रांस की द्वितीय क्रांति हुई थी। इसे
जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जुलाई क्रांति कब हुई, तो या फ्रांस की क्रांति पूछे या फिर जुलाई की क्रांति पूछे, दोनों सेम ही है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1830, यानी बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 78, यूरोपीय के इतिहास में किस वर्ष, ये वर्ष है वर्ग नहीं, ओके क्या है? वर्ष। यूरोपीय के इतिहास में किस वर्ष को क्रांतियों का वर्ष माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताना है कि यूरोप के इतिहास में किस वर्ष को क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। उस वर्ष बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, तो 4 ऑप्शन है, 1830, 1883, 1905 और 1945। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1830, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1830 में यूरोप में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। 26 जुलाई 1830 को फ्रांस की क्रांति भी हुई है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 79, 1830 की फ्रांस की क्रांति कहाँ तक फैली? बताना है 1830 की फ्रांस की क्रांति कहाँ तक फैली। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1830 को क्रांतियों का युग कहा जाता है यूरोप का। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो बताना है कि 1830 की फ्रांस की क्रांति कहाँ तक फैली। 4 ऑप्शन है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, पूरे यूरोप। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पूरे यूरोप। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो 1830 को फ्रांस की क्रांति हुई थी वो पूरे यूरोप में फैल गई थी। यूरोप में कितने देश आते हैं बताइए फटाफट? यूरोप में कितने देश आते हैं? एशिया में कितने देश आते हैं? कमेंट में बताइए। पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो पहला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम जानकारी दी हैं, तो वो पहला वाला वीडियो जरूर देख लेना। पहला वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस वीडियो को, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर भी प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है या फिर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, लो समझ लो, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 80, चार्ल्स दसम कब राजा बने? ओके, चार्ल्स दसम कब राजा बने? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1650 ईस्वी, 1735 ईस्वी, 1824 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पहले क्या होता था, राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। अब क्या चलता है भारत में? लोकतंत्र। ओके, पहले राजतंत्र, अब लगभग कई देशों में तो लोकतंत्र हो गया है, पहले राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि अगर पिता चांसलर है, चांसलर मतलब प्रधानमंत्री है, तो उसका बेटा भी प्रधानमंत्री उसी राजगद्दी पर बैठेगा। ओके, पहले कैसे नाम रखे जाते थे? जैसे आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसी तरह सब लोग प्रथम द्वितीय करके नाम, उसी नाम को प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इसी प्रकार से करते चले जाते थे। तो ये चार्ल्स दसम तक पहुंच गए, यानी चार्ल्स 10। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा चार्ल्स एक्स, एक्स रोमन अंक होता है ना 10, चार्ल्स एक, जैसे ऐसे लिखा जाएगा चार्ल्स। आपको कहीं कहीं एक्स भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इस प्रकार एक्स लिखा होगा, चार्ल्स एक्स। ओके, तो यही है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चार्ल्स दसम ही है ये। ओके, तो ये कब राजा बने ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1824 ईस्वी में। कब ये राजा बने थे? 1824 ईस्वी में। लुई 18वें की मृत्यु के बाद इन्हीं को राजा बनाया गया था। ओके, याद रखेंगे फ्रांस का। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 81, पोलिनाक, ये पोलिनाक नहीं, पोलीगणिक। क्या है? पोलीगणिक। ओके, पोलीगणिक मंत्री था, ये बताना है किसका मंत्री था पोलीगणिक? ये था चार्ल्स दसम का। तो 4 ऑप्शन है, चार्ल्स प्रथम, नेपोलियन, चार्ल्स दसम, लुई फिलिप। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत कट्टरवादी मंत्री था। आपने सेंट क्लूद
अध्यादेश सुना होगा, तो ये इसी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82। लुई 18वें का उत्तराधिकारी था, ये बताना है। लुई 18वें का उत्तराधिकारी था चार्ल्स दसम, डायक लॉर्ड फिलिप, लुई प्रथम, लुई पंचम। तो लुई 18वें की मृत्यु के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना था? चार्ल्स दसम, हम बता चुके हैं। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 83। फ्रांस की 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था, बताना है कि 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? चार्ल्स प्रथम, लुई 18वां, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स दसम। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स दसम, डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांस की 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? चार्ल्स दसम, यानी ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 84। चार्ल्स दसम ने शिक्षा का कार्य किनको सौंपा था? बताना है, चार्ल्स दसम ने शिक्षा का कार्य किनको सौंपा था? जेसुइट, फारसी, ईसाई, आर्लिया। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जेसुइट। ओके, चार्ल्स दसम ने शिक्षा का कार्य किनको सौंपा था? तो जेसुइट, ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 85। फ्रांस की 1789 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर किस देश में बस गया था? रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंग्लैंड। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांस की 1789 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड में जा बसा। ओके, इस क्रांति से घबरा गया था और अपना देश छोड़कर इंग्लैंड में बस गया। ओके, तो क्या है? सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। लुई फिलिप को अपने जीवन के किस वर्ष में फ्रांस की सत्ता मिली? बताना है, लुई फिलिप को अपने जीवन के किस वर्ष में फ्रांस की सत्ता मिली? 60 वर्ष में, 65 वर्ष में, 50 वर्ष में, 57 वर्ष में। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 57 वर्ष में। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वो 57 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का सम्राट बना। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि लुई फिलिप जो है 1830 से और 1848 तक फ्रांसीसी सम्राट रहा, लोगों का राजा रहा और फ्रांस का अंतिम राजा भी रहा। ओके, इसे फ्रांस का अंतिम राजा भी माना जाता है। सन 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप इसने गद्दी को त्याग दिया, छोड़ दिया, ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ा इसको, और उसके बाद ये शेष जीवन जाकर इंग्लैंड में बिताया। ओके, वहीं रहने लगा। तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, लुई फिलिप फ्रांस पर किस प्रकार का शासन करना चाहता था? लुई फिलिप फ्रांस पर किस प्रकार का शासन करना चाहता था? 4 ऑप्शन हैं, उदार एवं लोकतंत्रवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, राजतंत्रवादी सिद्धांत या प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उदार एवं लोकतंत्रवादी सिद्धांत। लुई फिलिप फ्रांस पर उदार एवं लोकतंत्रवादी सिद्धांत पर शासन करना चाहता था, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। पेरिस कम्यून विद्रोह को इतिहास में एक महान युग माना जा सकता है। तो किस प्रकार से इसमें भरना है, ब्लैंक का स्थान भरना है। समाजवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैनिकवाद। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रवाद। पेरिस कम्यून विद्रोह को राष्ट्रवाद के इतिहास में एक महान युग माना जा सकता है, तो यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89। लुई फिलिप को क्या कहा जाता था? सिटीजन किंग, सिटीजन सेवियर, सिटीजन फो, इनमें से कोई नहीं। देखिए लुई फिलिप को कहा जाता था सिटीजन सेवियर, तो बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लुई फिलिप को क्या कहा जाता था? ओके, तो क्या कहा जाता था? सिटीजन सेवियर। तो बी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 90। विक्टर ह्यूगो का नाटक हिरनानी कब प्रस्तुत हुआ? 1830, 1840, 1850, 1860। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1830, ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विक्टर ह्यूगो का नाटक हिरनानी कब प्रस्तुत हुआ? 1830, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 91। 1830 की क्रांति आवश्यक रूप से क्रांति थी, लेकिन वह क्रांति बताना है किस वर्ग की थी। ओके, बीच में ब्लैंक का स्थान भरना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग समाजवादी, समाजवादी पुरोहिती, मध्य वर्ग समाजवादी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मध्य वर्ग समाजवादी। जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं 1830 में, यूरोप की क्रांतियाँ हुई हैं, हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है मध्य वर्ग समाजवाद। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य वर्ग समाजवादी। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 92। 1830 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1830 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, चार्ल्स द्वारा 4 अध्यादेश जारी करना, कर व राजस्व बढ़ाना, 22 फरवरी का भोज व प्रदर्शनकारियों को शूट करना, या खराब मौसम के कारण फसल कम होना। तो 4 ऑप्शन है, बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चार्ल्स द्वारा 4 अध्यादेश जारी करना। जानकारी के लिए हम बता दें कि चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री पोलीगेनेक जो था, उस सेंट क्लोद नामक स्थान से 4 अध्यादेश जारी किया, जिसे सेंट क्लोद अध्यादेश भी कहा जाता है। ओके, ये कब जारी किया था? 1830 ईस्वी में। वो 4 अध्यादेश कौन थे ये जान लेते हैं। पहला था कि प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाए। ओके, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दी गई, नए निर्वाचन कानून घोषित किए गए और 1830 में निर्वाचन की घोषणा की गई। ये 4 अध्यादेश थे। ओके, जो पोलीगेनेक जो कि चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री था, उसके द्वारा ये जारी किया गया था। तो यही 1830 का तत्कालिक क्रांति का कारण था। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। 1830 की क्रांति के दौरान पोप कौन था? पोप लियो, पोप ग्रेनरा, पोप पायस। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पोप पायस 9। ये क्या है? 9। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पोप पायस 9। ओके, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 94। 1830 की जुलाई क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? कई बार बता चुके हैं, चार्ल्स 10, लुई चार्ल्स 12, लुई 10। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चार्ल्स 10। ओके, 1830 की जुलाई की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स 10। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95। यूरोप के इतिहास में कौन सा वर्ष क्रांति का वर्ष कहलाता है? 4 ऑप्शन है, 1820, 1830, 1848 और 1840। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1830, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप के इतिहास में कौन सा वर्ष क्रांति का वर्ष कहलाता है? 1830, बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 96। फरवरी 1848 की क्रांति कब असफल हुई? ये बताना है। फरवरी 1848 की क्रांति कब असफल हुई? जून 1848, मार्च 1848, सितंबर 1848, दिसंबर 1848। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जून 1848। फरवरी 1848 की क्रांति कब असफल हुई? जून 1848। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
97। जून 1848 के विद्रोह की असफलता के बाद किसकी हार हुई? 4 ऑप्शन है, समाजवादियों की, गणतंत्रवादियों की, प्रतिनिधि सभा की, किसी की नहीं। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका समाजवादियों की। जून 1848 के विद्रोह की असफलता के बाद किसकी हार हुई थी? समाजवादियों की। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 98। फ्रांस की 1848 की क्रांति में गणतंत्रवादियों का साथ किसने दिया था? बताना है। फ्रांस की 1848 की क्रांति में गणतंत्रवादियों का साथ किसने दिया था? कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, व्यवसायी वर्ग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कृषक वर्ग। जो कि खेती करते हैं किसान लोग, उन्होंने गणतंत्रवादियों का साथ दिया, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1848 की क्रांति के बाद सरकार बनने के बाद किसका अंत हो गया? राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र, बी एवं सी दोनों। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजतंत्र। और राजतंत्र का अंत भी होना चाहिए, ओके, क्योंकि इससे क्या होता है कि जनता को बराबर अपना हक नहीं मिल पाता है। तो सन 1848 की क्रांति के बाद सरकार बनने के बाद राजतंत्र का बिल्कुल अंत हो गया, ओके। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। किसके अनुसार फ्रांस की क्रांति एक आकस्मिक क्रांति थी? अल्फ्रेड कब्बन, मैरियट, कैटलवी, हेजल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अल्फ्रेड कब्बन। अल्फ्रेड कब्बन के अनुसार फ्रांस की क्रांति एक आकस्मिक क्रांति थी। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।